हेलो एवरीवन, इस वीडियो से हम बात करेंगे। सिंस हमारा मेंडेलियन जेनेटिक्स ख़त्म हो गया, हमने आपको डायहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, टू जीन्स इंटरेक्शन ये सब के बारे में पढ़ लिया। अब हम पोस्ट मेंडेलियन पीरियड के बारे में बात करेंगे। मेंडल जब चले गए, उनके जाने के बाद क्या हुआ, है ना। तो मेंडल जो थे, मैंने आपको बताया था, उनका वर्क इट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय हिज काउंटर पार्ट्स। तो क्यों नहीं हुआ? आपका एनसीईआरटी यहाँ से स्टार्ट करता है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, पेज नंबर 80 से वहाँ स्टार्ट होता है। सबसे पहले वहाँ पे यही दिया हुआ है कि मेंडल जो थे, उनका जो भी ये क्या बोलूँ ऑब्जर्वेशंस था, जो भी उनके रिसर्च थे, थ्योरीज थे, उनको उनके काउंटर पार्ट्स ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो क्यों नहीं किया? प्लीज़ राइट इट डाउन। यहाँ से हमारा थोड़ा थ्योरी पार्ट स्टार्ट होता है। तो अब मैं आपको एक दो चीज़ नोट्स के फॉर्म में लिखवाऊंगी। यहाँ तक जो डायहाइब्रिड क्रॉस तक था वो पूरा आपका, मैं क्या बोलूँ, समझने का पार्ट था, है ना। यहाँ से एक दो चीज़ आपका थोड़ा थ्योरी वाला आ जाता है। सो प्लीज़ राइट डाउन द रीजंस व्हाई द वर्क ऑफ मेंडल वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय हिज काउंटर पार्ट साइंटिस्ट, है ना। तो पहला जो आपका था वो ये था कि आज के दिन में जैसे कम्युनिकेशन ईजी है, उस टाइम पे कम्युनिकेशन वॉज नॉट दैट ईजी। सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट द कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी। सो मेंडल वॉज नॉट एबल टू पब्लिश हिज वर्क, और या पब्लिश किया तो उसको बहुत लोगों तक वो नहीं पहुंचा पाए, है ना। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखिए। उसके बाद था कि उन्होंने कहा कि जो जीन्स है वो डिस्क्रीट यूनिट्स है, वो ब्लेंडिंग नहीं शो करते हैं, है ना। तो ये भी उनके मतलब कि जैसे उनके काउंटर पार्ट थे डार्विन। आप जब इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो आप पढ़िएगा कि डार्विन जो थे वो भी लगभग सेम पीरियड में इवोल्यूशन का थ्योरी दिए थे जब मेंडल ने इनहेरिटेंस का थ्योरी दिया था, है ना। इवोल्यूशन आप समझते हैं, टाइम के साथ जो चेंजेस हुए ऑर्गेनिज्म में, दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन। तो जो डार्विन थे वो भी उसी समय के लगभग उसको ये दिए थे, ठीक है। अब उसके बाद जब उन्होंने, डार्विन का क्या था कि उनका फिजिकल, आपका क्या बोलूँ मैं, प्रूफ था कि हाँ इवोल्यूशन हो रहा है, पर मेंडल ने बस थ्योरी लिख के दे दी, है ना। और वो डिस्क्रीट होते हैं और कंटिन्यूअस ऐसे वेरिएशंस क्रिएट होता रहता है। दिस वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय हिज काउंटर पार्ट। सो राइट डाउन हिज कंसेप्ट ऑफ स्टेबल अनब्लेंडिंग डिस्क्रीट यूनिट्स और फैक्टर्स, है ना, डिड नॉट फाइंड एक्सेप्टेंस, ठीक है, फॉर कंटिन्यूअस वेरिएशन सीन इन नेचर, है ना। इतना सारा वेरिएशन हम लोग को नेचर में मिल रहा है, मैं डिफरेंट हूँ, आप डिफरेंट है। और इन्होंने कहा कि जो भी मेरे कैरेक्टर्स होते हैं, या जो कैरेक्टर्स हैं, वेरी सॉरी, जो भी मेरे फैक्टर्स होते हैं, ये एकदम अलग अलग होते हैं, कोई ब्लेंडिंग नहीं शो करते। तो क्वेश्चन उन्होंने, उनके काउंटर पार्ट्स ने क्या उठाया, क्वेश्चन उन्होंने उठाया कि जब इतना अलग अलग होता है, इतना डिस्क्रीट होता है, कोई ब्लेंडिंग नहीं शो करता है, तो फिर इतना वेरिएशन मेरे को नेचर में कैसे दिखता है, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट यही है कि उन्होंने मैथमेटिकल डेटा बायोलॉजी में लगाया था। ये मैंने पहले भी आपको बताया। उनके काउंटर पार्ट्स ने क्या बोला, उन्होंने बोला तुम भागो यहाँ से, है ना, कहाँ बायोलॉजी में मैथमेटिक्स घुसा रहा है। सो थर्ड पॉइंट इज राइट डाउन, ही यूज्ड मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ही यूज्ड मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टू एक्सप्लेन बायोलॉजी, ठीक है, विच गॉट अनएक्सेप्टेड, है ना। उसके बाद फोर्थ पॉइंट लिखिए। फोर्थ पॉइंट ये था कि उन्होंने कहा तो कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि आपका ये कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, ना। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपका हार्ट रेट को कंट्रोल करते हैं, लेकिन कोई वो इसका प्रूफ नहीं दे पाया, उन्होंने बस थ्योरी दे करके छोड़ दिया, है ना। तो साइंस में क्या मांगता है, साइंस में हमेशा प्रूफ मांगता है। तो सिंस उन्होंने बस ये थ्योरी दे करके छोड़ दिया कि कोई फैक्टर्स होते हैं जो कि कुछ हमारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, सिंस ही वाज नॉट एबल टू गिव एनी फिजिकल प्रूफ ऑफ दोज फैक्टर्स, तो उनका ये थ्योरी एक्सेप्ट नहीं हुआ। सो राइट डाउन द फोर्थ पॉइंट, ठीक है, ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर्स विच कंट्रोल द कैरेक्टर्स, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट लिखिए। उस समय में सेल के अंदर का, हमको पता है कि डार्विन के लिए मेंडल ने, है ना, उस टाइम जिनको वो
फैक्टर्स बोले थे, है ना, वो उनको हम जीन के नाम से जानते हैं, ठीक है। एंड जीन्स आर फिजिकली प्रेजेंट इन द सेल, है ना, जीन्स क्या है, डीएनए का सेगमेंट है, ये हम आज जानते हैं। उस टाइम इसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, माइक्रोस्कोपी नहीं हुआ था ना, सेल के अंदर क्या रहता है क्या नहीं रहता है ना, न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, ये सब की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो ये डिस्कवरी क्रोमोसोम का, माइटोसिस का, मियोसिस का, जीन्स का, ये सब चीज़ का डिस्कवरी नहीं होने के कारण उनका फिजिकल प्रूफ नहीं मिल पाया। तो सिंस ये सब की डिस्कवरी नहीं हो पाई थी उस टाइम, शायद हो गई होती तो मेंडल को उनके वर्क का उनको क्रेडिट मिला होता, है ना। तो फिफ्थ पॉइंट इज chromosomes, genes, mitosis और meiosis was not discovered at the time Mendel published his work, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जिनके वजह से मेंडल को अपने काम का क्रेडिट नहीं मिला। पर फिर मैंने आपको जैसे बताया बाद में, है ना, 1900s में मेंडल 1884 तक ही काम किए एंड आफ्टर दैट ही डाइड। उनको जीते जी अपने काम का कोई क्रेडिट नहीं मिला। 1900s में कुछ साइंटिस्ट ने, 3 साइंटिस्ट आपका एनसीईआरटी नाम लिखता है, क्या क्या नाम है उनका, डी व्रीज, कॉरेन एंड वॉन शर्मैक। ये डेट्स एंड ये साइंटिस्ट का नाम एटलीस्ट जेनेटिक्स यूनिट तक बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना बार नीट में आ जाता है कि कहना नहीं है। तो एनसीईआरटी का जो भी डेट्स या ईयर्स या साइंटिस्ट का नाम दिया आप प्लीज़ उसको याद रखिएगा ना। तो ये जो 3 साइंटिस्ट थे 1900 में उन्होंने मेंडल का वर्क डिस्कवर किया, इंडिपेंडेंटली डिस्कवर किया, ठीक है। और बाद में उन्होंने क्या पाया कि अब उस समय तक जब इन्होंने पाया उस समय तक आपका माइक्रोस्कोपी से क्रोमोसोम्स, माइटोसिस, मियोसिस 1900s तक ये सबका डिस्कवरी होना चालू हो गया था। जैसे ये सबका डिस्कवरी चालू हो गया, उनको पता चल गया कि ऐसा भी होता है, तो जब उन्होंने मेंडल का वर्क पब्लिश किया तो उन्होंने क्या देखा कि तो उसी समय इतनी बड़ी बात बोलकर चले गए और उनको इसका क्रेडिट भी नहीं मिला ना। दे प्रॉपर्ड इंडिपेंडेंटली हिज वर्क, है ना। और उसके बाद फिर उनको पॉस्थुमसली, ना, मरने के बाद ही गॉट अ नोबेल प्राइज फॉर दैट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो माइक्रोस्कोपिक एडवांसमेंट होने की वजह से आपको मियोसिस, माइटोसिस, क्रोमोसोम ये सब पता चल गया। तो अब ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था, है ना, ये अब आपका गलत प्रूव हो गया। गलत कैसे प्रूव हो गया, आप समझिए कि हमको क्रोमोसोम्स का कंसेप्ट पता चलिए, है ना, हमको क्रोमोसोम्स का कंसेप्ट पता चलिए। क्रोमोसोम क्या है, कुछ नहीं है, फोल्डेड डीएनए है, मैंने आपको बताया। अब क्रोमोसोम के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग जीन्स या फैक्टर्स मेंडल के लैंग्वेज में प्रेजेंट होते हैं, ठीक। अब मान लेते कि हम कोई 2 ऐसा जीन कंसिडर कर रहे हैं, 1 एंड 2, एक क्रोमोसोम पे ही 2 अलग अलग जीन को कंसिडर करें। हम मान लेते हैं कि ये वाला जो मेरा जीन होगा इस क्रोमोसोम पे, इट कोड्स फॉर माय हेयर कलर, ठीक है। एंड दिस, ये सेगमेंट मेरा हेयर का शेप के लिए मान लेते हैं रिस्पॉन्सिबल होगा, मेरा हेयर स्ट्रेट और कर्ली, ठीक। अब आप सोचिए कि सिंस ये दोनों जो मेरा हेयर कलर कोड करने वाला जो जीन्स है वो दोनों एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, ठीक। अब हमको पता है कि जो भी ट्रेट्स होते हैं मेरे, जो भी ट्रेट्स होते हैं वो पैर में होते हैं, है ना, ये तो मेंडल ही कह के गए थे। ट्रेट्स या मेरी जो भी अलील्स होते हैं मेरे, या जो फैक्टर्स होते हैं वो मेरे पैर्स में होते हैं, ये मेंडल कह के गए थे। और हमको क्या अब पता चला माइक्रोस्कोपी से कि मेरे पास, मेरे सेल में हर एक क्रोमोसोम का 2 टाइप होता है ना, मतलब हर टाइप के क्रोमोसोम 2 होते हैं नंबर में, ठीक है। जैसे कि ये और ये शेप साइज में सेम होंगे, सेम जीन्स इनके पास होगा, दे विल एनकोड फॉर द सेम कैरेक्टर्स। तो अगर ये वाला क्रोमोसोम पे मेरे पास यहाँ पे हेयर कलर और हेयर शेप का जीन है, तो वैसे ही एक और क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा मेरे पास जिसके पास इस जगह पे और इस जगह पे यही सेम कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने वाला जीन्स होगा, ठीक। अब हेयर कलर हम मान लेते हैं कि 2 तरह का इनहेरिटेंस होता है, ठीक है। एक डोमिनेंट होता है हेयर कलर जो कि आपको ब्राउन कलर देता है, हम मान लेते हैं ना, हम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। और दूसरा एक और मेरे पास बी से स्मॉल बी आता है जो कि मुझे ब्लॉन्ड देगा ना, कैपिटल बी स्टैंड्स फॉर ब्राउन
ठीक, एंड स्मॉल बी स्टैंड्स फॉर ब्लॉन्ड. ब्लॉन्ड मतलब वाइट टाइप का जो कलर होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज ब्लॉन्ड. हम मान लेते हैं. ठीक, और स्ट्रेट या कर्ली हेयर में हम मान लेते हैं कि मेरा स्ट्रेट हेयर इज डोमिनेंट. ठीक है, एंड स्मॉल एस इज कर्ल्ड. ठीक, अब हम ऐसा जीनोटाइप सोचते हैं कि मान लीजिए इस क्रोमोसोम पे अब मेरे पास दोनों का अलील होगा, मेरा कुछ जेनेटिक कॉम्पोजिशन होगा, इस कैरेक्टर के लिए मेरा कुछ जीनोटाइप होगा, इस कैरेक्टर के लिए मेरा कुछ जीनोटाइप होगा. तो अब हम मान लेते हैं कि मेरा ये जो हेयर कलर वाला जीन है, ये जो फर्स्ट क्रोमोसोम है उस टाइप का, इस टाइप का फर्स्ट क्रोमोसोम पे हम मान लेते हैं कि मेरा ये कैपिटल भी प्रेजेंट है, यहाँ पे स्मॉल भी प्रेजेंट है. ठीक है, ये सेम हो गया आपका इनकोड करने वाला. अब हेयर शेप के जीन के लिए हम मान लेते हैं यहाँ पे कैपिटल एस प्रेजेंट है, यहाँ पे स्मॉल एस प्रेजेंट है. ठीक, अब आप एक सिचुएशन सोचिए. हम तो यहाँ पे मान रहे कि ये दोनों सेम क्रोमोसोम पे. हम मान लेते कि अगर ये जो दोनों मेरा कैरेक्टर्स है ये तो अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है. जैसे कि हम मान लेते ये एक क्रोमोसोम हो गया और दूसरा ये एक क्रोमोसोम हो गया. ठीक है, हेयर कलर को कोड करने वाला जीन इसमें प्रेजेंट है एंड हेयर शेप को कंट्रोल करने वाला जीन इस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है. अब आप सोचिए जब इन दोनों को हम साथ में देखेंगे, दिस इज जस्ट लाइक मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस जिसमें हमने पी कलर एंड पी शेप एग्जामिन किया था, याद है? तो उसमें क्या हुआ था, हर तरह का जीन, हर तरह का अलील दूसरे वाले अलील के साथ कंबाइन किया था. कैसे, देखिए हम मान लेते हैं यहाँ पे भी मेरा जीनोटाइपिक कॉम्पोजिशन क्या हो गया, इसमें यहाँ पे ये जीन प्रेजेंट है, कैपिटल बी स्मॉल बी हो गया, एंड यहाँ पे मेरा प्रेजेंट है एस एस. तो अब सोचिए अब आपका गैमेट्स कैसा बनेगा. जब आपका गैमेट बनेगा तो पहला तो ये बी इस एस के साथ कंबाइन कर सकते हैं ना, डाइहाइब्रिड क्रॉस आप एकदम याद करिए. ठीक है, फिर ये भी आपका स्मॉल एस के साथ कंबाइन कर सकता है, स्मॉल भी आपका कैपिटल एस के साथ कंबाइन कर सकता है ना, एंड स्मॉल भी आपका स्मॉल एस के साथ कंबाइन कर सकता है. ये चार तरह के आपको गैमेट्स मिले, इक्वल प्रोपोर्शन में मिले. लेकिन जब हम सोचते हैं कि मेरा ये जो दो जीन है दोनों एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, तब क्या होगा, है ना, तब क्या होगा. तो अब आप देखिए कि ये जो डोमिनेंट वाला अलील है हेयर कलर के लिए, दिस इज लिंक्ड विथ द डोमिनेंट अलील ऑफ हेयर शेप, है ना. तो अब जब गैमेट बनने के लिए ये दो क्रोमोसोम अलग होंगे, है ना, मैं आपको भी रिवाइज करवाऊंगी कैसे रेप्लिकेशन होके कैसे क्रोमोसोम्स अलग होते हैं. इतना तो अभी के लिए जानो कि जो दो क्रोमोसोम होते हैं गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे अलग होते हैं. जस्ट लाइक मेंडल ने कहा था कि जो मेरे फैक्टर्स पेयर में प्रेजेंट होते हैं गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे दे सेग्रीगेट, है ना. अब हम माइक्रोस्कोपी के चलते क्या जानते हैं कि ये जो दो क्रोमोसोम होते हैं ये दोनों अलग हो जाते हैं, है ना, दो अलग अलग सेल में, मियोसिस में. आई विल मेक यू रिवाइज इट राइट नाउ. ठीक है, तो अब ये जो कैपिटल बी वाला मेरा ब्राउन वाला है, दिस हैज गॉट लिंक्ड विथ द डोमिनेंट कैरेक्टर, डोमिनेंट एलील ऑफ हेयर शेप. तो अब आप सोचिए क्या ये बी वाला कभी इसके साथ कंबाइन कर पाएगा, है ना, ऐसे केस में नहीं कर पाएगा. तो आपको गैमेट्स हमेशा कैसा मिलेगा, बी के साथ ऐसे ही मिलेगा एंड बी के साथ स्मॉल एस मिलेगा, है ना. तो इसी चीज़ को जब मेरा कोई दो जीन, है ना, एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, उसके चलते क्या होता है कि जब वो दो क्रोमोसोम्स अलग होते हैं वो दोनों अलील एक साथ ही दूसरे गैमेट में चले जाते हैं. इसकी वजह से ये दोनों हमेशा एसोसिएटेड रह जाते हैं और इसी एसोसिएशन को हम लिंकेज कहते हैं. ठीक है, हम अभी आगे और बताएंगे, आपको आगे और अच्छे से समझ आएगा. इसके पहले हम थोड़ा सा आपको याद दिलाते हैं मियोसिस का प्रोसेस, है ना, वो बताऊंगी तो समझने में और ज़्यादा आसान होगा. चलिए थोड़ा सा हम मियोसिस रिवाइज करते हैं. क्लास 11th में आपने पढ़ चुका है मियोसिस.
तो कोई भी सेल डिवीजन, माइटोसिस या मियोसिस जो भी हो, दो फेज होता है ना। एक होता है आपका इंटरफेज, ठीक है, दूसरा होता है आपका एम फेज। एम फेज इज द एक्चुअल डिविजनल फेज, ठीक। अब इंटरफेज में फिर से 3 फेज होता है ना। एक तो G0 हम साइड रख देते हैं अभी के लिए, G1, S फेज एंड G2 फेज, ठीक है। एम फेज आपका 4 होता है, आपको भी पता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, ठीक है। चलिए, अब इसमें G1 और G2 आपका जो होता है जनरली सिंथेसिस, ये आपका सेल ऑर्गेनेलीज और ये सब सिंथेसाइज होता है। अभी मेरा मेन काम है एस फेज के बारे में जानना। एस फेज आपका क्या होता है? एस फेज इज योर सिंथेसिस फेज। एस फेज इज कॉल्ड द सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज में क्या होता है, अब हम थोड़ा सा सेल के ऊपर आते हैं, है ना। मान लेते हैं एक सेल का न्यूक्लियस है ना, दिस इज नॉट अ सेल, हम मान लेते चलिए ये सेल का न्यूक्लियस है, दिस इज योर सेल, ठीक। अब इस सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है, बड़े छोटे, देयर विल बी क्रोमोसोम्स, है ना। अब हर क्रोमोसोम 2 होगा, है ना, हमको पता है। इन अ सोमैटिक सेल, सबसे पहला पॉइंट है ना, इन अ सोमैटिक सेल या डिप्लॉयड सेल, सोमैटिक और रिप्रोडक्टिव सेल्स मैंने बताया था। सोमैटिक सेल्स हमारे बॉडी के वो सेल्स होते हैं जो नॉर्मल सेल्स होते हैं, कोई रिप्रोडक्शन का काम नहीं करते हैं ना। और डिप्लॉयड क्या हो गया? डिप्लॉयड मतलब वो वाला सेल जिसके पास एक तरह का क्रोमोसोम 2 होगा। मतलब अगर हम हर तरह के क्रोमोसोम को अगर रख ले तो वैसा कितना पेयर कितना सेट किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, दैट इज इट्स प्लॉइडी। तो डाइप्लॉइड मतलब क्या? हर तरह का क्रोमोसोम 2 प्रेजेंट होगा उस सेल में। तो हमारे बॉडी में जो नॉर्मल सोमैटिक सेल होता है ना, स्पेशली ह्यूमंस में, एनिमल्स में बात करें तो दैट इज डाइप्लॉइड, मतलब हर तरह का क्रोमोसोम 2 प्रेजेंट होता है। तो लेट मी रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, है ना। अभी के लिए मानते हैं कि हम ऐसे ऑर्गेनिज्म का सोमैटिक सेल ड्रॉ कर रहे हैं जिसके पास 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है ना, डिप्लॉइड सेल है और 2 अलग अलग तरह का क्रोमोसोम है, ठीक है। 2 अलग तरह का 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है का क्या मतलब हुआ कि उनके पास 4 क्रोमोसोम है और हर एक क्रोमोसोम 2 तरह का है ना, सिंस इट इज अ डिप्लॉइड सेल। तो हम मान लेते हैं कि ये एक क्रोमोसोम हो गया जिसको मैं रेड से रिप्रेजेंट कर दे रही हूँ, ठीक। और आपका ग्रीन कलर का दूसरा क्रोमोसोम हो गया, ठीक है। ये 2 तरह के आपके क्रोमोसोम सेल में प्रेजेंट है। और ये क्रोमोसोम्स है क्या? ये क्रोमोसोम्स कुछ नहीं है, दीज क्रोमोसोम्स आर जस्ट डीएनए, है ना। ये डीएनए डीएनए एकदम सुपर कॉइल्ड हो गया है ना, सुपर फोल्डेड हो गया है। अब नॉर्मली सेल जैसे ही सेल साइकिल में घुसा, सेल साइकिल में क्यों घुसता है? सेल साइकिल में घुसता है क्योंकि सेल को डिवाइड करना रहता है। सेल क्यों डिवाइड करता है? सेल डिवाइड करता है बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस बिटवीन द न्यूक्लियोप्लाज्म टू प्रोटोप्लाज्म रेशियो। अब इससे ज़्यादा मैं अभी नहीं बोलूँगी क्योंकि ये 11 का पार्ट है। अब ये जो एस फेज होता है, इस एस फेज में जैसे ही सेल घुसता है, सिंथेसिस फेज में जैसे ही सेल घुसता है, इसका मतलब ही यही होता है कि डीएनए आपका रेप्लिकेट करता है ना। एस फॉर सिंथेसिस, सिंथेसिस किस चीज़ का? दिस इज द सिंथेसिस ऑफ डीएनए का सिंथेसिस होता है। डीएनए का सिंथेसिस करने का क्या जरूरत है? तो डीएनए सिंथेसिस करने का जरूरत ये है कि हम मान लेते हैं माइटोसिस हो रहा है। तो माइटोसिस कैसा सेल डिवीजन होता है? माइटोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन द सेम इन डॉटर सेल्स। डॉटर सेल के पास क्रोमोसोम नंबर सेम रह जाए पेरेंट के जैसा, उस टाइप के सेल डिवीजन को हम माइटोसिस कहते हैं। अब मेरे पास है, मेरे एक सेल में, ह्यूमन के एक सेल में कितना क्रोमोसोम होता है? ह्यूमन के एक सेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है। अब ये सेल जब 2 में आपका डिवाइड करेगा तो अब 23 पेयर ऐसे ही अगर डिवाइड कर दिया तो 23 दोनों में आधा हो जाएगा, है ना। ऐसा होना नहीं चाहिए।
वो सेल को अपना नंबर रिटेन करना चाहिए। तो नंबर रिटेन करने के लिए क्या करता है, जो भी डीएनए है, जो भी क्रोमोसोम है, सबसे पहले रेप्लिकेट कर जाता है ना। रेप्लिकेट कर गया तो 2 बन गया स्ट्रक्चर में, और 2 बनने के बाद जब 2 हो गया तो एक एक हर तरह का दोनों सेल में बट गया। दोनों सेल में जब रेप्लिकेट करने के बाद 2 सेल में बटा तो आपका दोनों सेल में वापस से पेरेंट के जैसा क्रोमोसोम नंबर आपका आ गया, है ना। तो एस फेज में इसीलिए डीएनए या क्रोमोसोम को रेप्लिकेट किया जाता है, डबल किया जाता है, या फिर डीएनए को सिंथेसाइज किया जाता है, ठीक है। तो अब ये जो क्रोमोसोम है या डीएनए है, ये इस तरीके से डबल हो जाता है ना, इट गेट्स डबल, इट गेट्स डबल। ठीक, ये जो क्रोमोसोम था, हर क्रोमोसोम अपने आप में रेप्लिकेट कर गया। अभी क्रोमोसोम्स बना नहीं होता है ना, क्रोमोसोम्स आपके सबसे अच्छा विजुअलाइज होता है मेटाफेज में, ठीक है, सबसे ज़्यादा कंडेंस्ड होता है। उसके पहले किस फॉर्म में रहता है, तो उसके पहले क्रोमैटिन के फॉर्म में रहता है। सिंस मैं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो मैं अभी के लिए उसको डायरेक्टली क्रोमोसोम्स ही बना रही हूँ, है ना। तो जैसे ही अब एस फेज खत्म हुआ, फिर G2 फेज जाता है, फिर सेल घुसता है एम फेज में, है ना। दिस इज द रियल डिविजनल फेज ऑफ द सेल, जहाँ पे न्यूक्लियस लिटरली में डिवाइड करता है। सबसे पहले प्रोफेज में उसका कंडेंसेशन होना स्टार्ट होता है ना, क्रोमैटिन फाइबर्स का क्रोमोसोम बनने स्टार्ट होता है। मेटाफेज तक ये क्रोमोसोम्स एकदम कंडेंस्ड हो जाते हैं, ठीक है। कंडेंस्ड होके आपका इक्वेटर पे अलाइन कर जाते हैं, याद करिए, है ना, इक्वेटर पे अलाइन कर जाते हैं। एनाफेज में क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, एंड टेलोफेज में फिर आपका सारा सेल ऑर्गेनेलीज ये सब वापस आने लगते हैं और क्रोमोसोम्स वापस से क्रोमैटिन फाइबर्स बन जाते हैं, ठीक है। तो अब मेरा ये जो मेन एम है, मेरे को आपको मेनली माइटोसिस बताना है ना। आई एम वेरी सॉरी, आपको मेरे को मेनली मियोसिस रिवाइज कराना है। तो मियोसिस में एम फेज में ये जो 2 होता है, उसमें सबसे पहले 2 एम फेज होता है ना, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में भी ये सारा फेज होता है, मियोसिस 2 में भी ये सारा का सारा फेज होता है, ठीक है। तो इसको हम प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1 ऐसे बोलते हैं। 2 भी इसी तरीके से बोलते हैं। अब मियोसिस में होता क्या है, मियोसिस आपके बॉडी में क्यों होता है, तो मियोसिस आपके बॉडी में होता है गैमेट्स बनाने के लिए, ठीक है। गैमेट्स बनाने के लिए क्या होता है कि मियोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन जिसमें कि आपका सेल का डॉटर सेल्स ऐसा प्रोड्यूस हो जिसमें कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाए, ठीक है। ये हाफ करने का क्या मतलब है, हाफ क्यों करना है, हाफ इसलिए करना है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मेरे को एक सेल मेरे मदर से मिलता है, एक सेल फादर से मिलता है ना, तो दोनों से अगर मेरे को 46 मिलेगा तो क्या होगा, वो डबल हो जाएगा जाइगोट में या इसमें। तो मेरे को अल्टीमेटली 46 क्रोमोसोम या 23 पैर ही रिस्टोर करना है। तो नेचर ने क्या उपाय निकाला, नेचर ने निकाला कि मेरे हर सेल में हर एक क्रोमोसोम 2 प्रेजेंट है, हर तरह का क्रोमोसोम 2 नंबर में प्रेजेंट है। क्यों ना हम एक ऐसा सेल बनाए सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए जिसमें कि एक तरह का क्रोमोसोम जो 2 प्रेजेंट है, हर सेल में एक तरह का एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट हो। तो वो एक हमको मदर से मिल गया, एक उसी तरह का फादर से मिल गया, तो मेरा क्या हो गया, जाइगोट में नंबर रीस्टोर हो गया, ठीक। तो मियोसिस एक टाइप का सेल डिवीजन है जिसमें आपका नंबर क्रोमोसोम्स का डॉटर सेल में आधा हो जाता है, ठीक। अब मियोसिस में आप सोचिएगा कि मैम हर तरह का 2 क्रोमोसोम है, क्यों ना हम ऐसे ही डिवाइड कर दें, है ना, एक क्रोमोसोम इसमें डाल दे, एक क्रोमोसोम दूसरे सेल में डाल दे, ऐसा नहीं होता है। सिंस जैसे माइटोसिस में भी सेल डिवाइड करने के लिए सेल को एस फेज से होके गुजरना पड़ता है, उसी तरीके से मियोसिस में भी सेल को एस फेज से होके गुजरना पड़ता है। एस फेज से गुजरने के चलते क्या होता है, एक तो ऐसे ही मेरे को ये जो 2 क्रोमोसोम था मेरा, हम एक बार ये हटा देते हैं ना, ये जो 2 क्रोमोसोम था, हम पहले क्या कर सकते थे, इनको ही 2 सेल में डायरेक्टली भेज सकते थे, है ना, एक इस सेल में दूसरे में, एक दूसरे में। ऐसा हुआ नहीं, एक तो मेरे को इसको अलग करना था, अलग तो हुआ नहीं, उसके साथ क्या हो गया, रेप्लिकेट हो गया और 4 बन गया, है ना। अब ये रेप्लिकेट होके सिंस 4 बन गया, ठीक है। तो अब आप सोचिए
कि इसीलिए आपका 2 मियोसिस होता है ना। पहला में क्या किया जाता है, पहला में ये दोनों को अलग किया जाता है, इसको एक सेल में भेजा जाएगा एंड ये वाले को एक सेल में भेजा जाएगा, उसको मियोसिस 1 बोलते हैं। मियोसिस 2 में क्या होता है, फिर वो सेल वापस से, जैसे ये वाला जिस सेल में गया, फिर से वो सेल 2 में डिवाइड करेगा और फिर इसको अलग करके एक सेल में भेजा जाएगा एंड इसको फिर दूसरे सेल में भेजा जाएगा। इसीलिए मियोसिस से हमेशा 4 सेल प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन माइटोसिस से आपके सिर्फ 2 सेल प्रोड्यूस होते हैं। ठीक, इतना बताया मैंने क्यों, इतना बताया मैंने आपको 2-3 वर्ड समझाने के लिए। सबसे पहला हम जानते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स, है ना। मैं फिर से रिवाइज करा रही हूँ। होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम किसको बोलते हैं, वो क्रोमोसोम, है ना, हम ये एक और दूसरा ये एक, वो क्रोमोसोम जो आपका एक ही टाइप का क्रोमोसोम जो होता है सेल में 2, उसको हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ये अलग अलग क्रोमोसोम्स है, इनको हम हेटेरोलोगस क्रोमोसोम्स बोलेंगे, इनको हम हेटेरोलोगस, जो कि अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए कंट्रोल करें, अलग अलग आपके क्रोमोसोम्स के। ठीक, दूसरा आते हैं हम आपका सिस्टर क्रोमैटिड्स एंड नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, है ना। सबसे पहले जानते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो ये जो क्रोमोसोम था आपका, ये क्रोमोसोम जब रेप्लिकेट किया तो साथ में जुड़ा हुआ एक और क्रोमोसोम बन गया, उसको भी हम क्रोमोसोम नहीं बोलते, उसको हम क्रोमैटिड बोलते हैं। तो ये जो डीएनए था, डीएनए रेप्लिकेट किया पर अभी तक अलग नहीं हो पाया, तो वो डीएनए जब तक एक साथ रहता है उनको हम क्रोमैटिड्स बोलते हैं। तो एक क्रोमोसोम के पास आपका 2 क्रोमैटिड हो गया, ये 2 क्रोमैटिड जैसे ही अलग होगा बाबू, ये 2 क्रोमैटिड जैसे ही अलग होगा, ये इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम्स बन जाएगा। ठीक है, अब आप सोचिए कि ये वाला जो क्रोमोसोम था, है ना, ये इसमें से एक डीएनए स्ट्रैंड रेप्लिकेट करके दूसरा बनाया, ये दोनों एकदम आइडेंटिकल होगा, है ना, क्योंकि ये रेप्लिकेट करके बनाया। ठीक है, तो ऐसे वाले क्रोमोसोम्स को हम बोलेंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स, क्योंकि ये एक ही क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन है, एकदम सेम टू सेम क्लोन है। ठीक है, इसी तरह से इसके लिए भी होगा, लेकिन ये दोनों क्या क्रोमोसोम आइडेंटिकल होंगे, ये दोनों नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि आप सोचिए कि ये वाला जो सेल है ये बना कैसे होगा, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम आपकी मदर से आया, दूसरा सेट फादर से आया, है ना। तो इसमें हम मान लेते हैं कोई दूसरा अलील प्रेजेंट होगा उसी जीन का, इसमें हो सकता है दूसरा अलील प्रेजेंट होगा, है ना। तो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स में अलील्स आइडेंटिकल नहीं होंगे, है ना, या हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। क्यों, क्योंकि ये मान लेते हैं हमको मदर से मिला तो ये मेरे को फादर से मिला होगा, तो उनका अलीलिक कॉम्पोजिशन कुछ तो डिफरेंट होगा। अब इस डिफरेंट होने की वजह से क्या होता है, मैं यहाँ पे बना रही हूँ बराबर में, हाँ, दैट हैज बिकम वेरी, ठीक है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं ये दोनों तो आपके सिस्टर क्रोमैटिड्स हो गए, है ना, ये दोनों और ये दोनों सिस्टर हो गए। क्यों, क्योंकि इसी क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन है, ये भी इसी डीएनए स्ट्रैंड का रेप्लिकेशन है। लेकिन ये दोनों, है ना, क्या ये दोनों आइडेंटिकल होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि इनमें अलग अलग अलील्स भी हो सकता है, क्योंकि एक अगर मेरे को मदर से मिला है तो दूसरा मेरे को फादर से मिला होगा, इनका एलिलिक कॉम्पोजिशन डिफरेंट हो सकता है। तो ऐसे क्रोमोसोम्स को, है ना, जो कि होते तो होमोलोगस है, बट सिंस ये अलग अलग पेरेंट्स से मेरे को मिलते हैं, इसके चलते इनका एलिलिक कॉम्पोजिशन डिफरेंट हो सकता है, अलील्स उन जीन्स के डिफरेंट हो सकते हैं, इनको हम बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, इनको हम बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है ना, इतना समझ आया। अब आपका प्रोफेज 1 में क्या होता है ना, मतलब मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 में, ठीक है, हम आते हैं और अब हम थोड़ा सा और कुछ देखते हैं कि हम मान लेते हैं कि इसमें 2 जीन्स मेरा प्रेजेंट है ना, हेयर कलर और हेयर शेप ही ले लेते हैं। हम मान लेते हैं कि ये वाला जो क्रोमोसोम था उसमें कैपिटल बी प्रेजेंट था, है ना, फॉर ब्राउन है, तो ऑब्वियसली ये रेप्लिकेट किया तो इसके सिस्टर क्रोमैटिड में भी कैपिटल बी ब्राउन कलर ही होना चाहिए। और शेप के लिए हम मान लेते हैं डोमिनेंट था, स्ट्रेट शेप था, तो सिंस ये रेप्लिकेट किया यहाँ पे भी कैपिटल एस ही होना चाहिए। हम मान लेते हैं जो मेरे को फादर से मिला उनका हेयर ब्लॉन्ड था, ठीक है, तो एक क्रोमोसोम मेरे को ऐसा मिल गया
जो कि ब्लॉन्ड था, दोनों में स्मॉल बी होगा, आप समझ चुके हैं कि यहाँ पे हम मान लेते हैं दोनों में स्मॉलनेस होगा। ठीक, अब अगर दोनों का दोनों जीन्स एक ही क्रोमोसोम में है, ठीक है, तो ये वाला हमेशा इसके साथ एसोसिएटेड होना चाहिए, ये वाला हमेशा इसके साथ एसोसिएटेड होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, मेरे को हमेशा ब्राउन हेयर के साथ स्ट्रेट हेयर ही मिलेगा और हमेशा ब्राउन हेयर के साथ मेरे को कर्ली हेयर ही मिलेगा। पर ऐसा नहीं होता, एक ही क्रोमोसोम में होने के बाद भी मेरे को बी के साथ एस गैमेट में और बी के स्मॉल बी के साथ स्मॉल एस तो मिलता ही है, उसके साथ मेरे को कैपिटल बी के साथ स्मॉल एस भी मिलता है और स्मॉल एस के साथ कैपिटल एस भी मिलता है ना। स्मॉल बी के साथ मेरे को कैपिटल एस भी मिलता है। ऐसा क्यों? ऐसा इज बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ऐसा इज बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, है ना। प्रोफेज 1 के पैकेटिंग स्टेज में क्या होता है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, कौन से दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हुए, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के जो क्रोमैटिड्स हुए उनको हम नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऐसे करके पहले एसोसिएट होते हैं, जिसको हम काइस्माटा बोलते हैं, आप याद करिए, और ये ऐसे करके पलट जाते हैं, है ना। तो पलटते हैं तो क्या हुआ, है ना, ऐसे करके पलट जाते हैं। तो पलटने की वजह से क्या हुआ, है ना, पलटने की वजह से क्या हुआ, कुछ ऐसा बन गया, आप देखिए, ठीक है, पलटने की वजह से आपका ऐसा बन गया, ये बी और ये एस तो सेम ही रहा, है ना, क्योंकि ये तो अलग अलग, ये तो दूर वाला है, इसके बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, क्रॉसिंग ओवर हमेशा इनके बीच में होता है ना, इनके बीच में नहीं हो सकता, क्योंकि ये चार ऐसे प्रेजेंट रहते हैं ना। हम मान लेते हैं ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम, ये दो मेरे सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये दो मेरे सिस्टर क्रोमैटिड्स, ऐसे करके रहते हैं, है ना। आपका साइनोप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की मदद से, है ना, ऐसे टेट्राड या बाइवैलेंट बनाते हैं, आप याद करिए। टेट्राड मतलब ड्यू टू 4 क्रोमैटिड्स आर प्रेजेंट, तो ये दोनों जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगे इनके बीच में ही क्रॉसिंग ओवर होता है, यही दोनों अगल बगल होते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी ऐसे, यहाँ से आप सोचिए ये कूद करके ऐसे पलट गया, तो इसके ऐसे पलटने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे तो कैपिटल बी था, इसके साथ जो कैपिटल एस था वो इधर चला गया, तो यहाँ पे आपका स्मॉल एस आ गया। यहाँ पे भी ये, अब ये ऐसे पलटा तो यहाँ का कैपिटल एस आपका यहाँ पे आ गया, है ना, और यहाँ पे आपका स्मॉल बी एंड स्मॉल एस ऐसे ही रह गया। ठीक, अब जब ये क्रोमोसोम्स आपका 4 अलग अलग क्रोमोसोम बनेगा, है ना, और 4 अलग अलग गैमेट में जाएगा, तो मेरे को गैमेट्स किस तरह का मिलेगा, कैपिटल बी कैपिटल एस भी मिलेगा, कैपिटल बी स्मॉल एस भी मिलेगा, स्मॉल बी स्मॉल कैपिटल एस भी मिलेगा, स्मॉल बी स्मॉल एस भी मिलेगा। डिफरेंस कहाँ आता है, डिफरेंस आता है गैमेट जो बन रहा है उनके रेशियो में। डाइहाइब्रिड क्रॉस जब हम टिपिकल मेंडल वाला देखे थे, तो हम राउंड येलो का क्या रेशियो देखे थे, जितना कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर वाई था और जितना स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई था, ये दोनों पेरेंटल टाइप था। हम राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन के साथ स्टार्ट किए थे, दीज टू आर पेरेंटल टाइप्स। मेरे को उतना ही रिकॉम्बिनेंट भी उसी रेशियो में मिला था, है ना, जितना ये पेरेंटल टाइप था उतना ही मेरे को रिकॉम्बिनेंट भी मिला। रिकॉम्बिनेंट हम किसको कहेंगे, राउंड वाले, है ना, एक का डोमिनेंट दूसरा रेसेसिव। ये पेरेंटल टाइप नहीं था, ये नया बना। पेरेंटल टाइप क्या था, दोनों डोमिनेंट साथ में, दोनों रेसेसिव साथ में। रिकॉम्बिनेंट क्या हो गया, एक डोमिनेंट के साथ दूसरा रेसेसिव। तो जितना टाइप का मेरे को पेरेंटल गैमेट मिला उतना ही टाइप का मेरे को आपका रिकॉम्बिनेंट टाइप भी मिला। लेकिन यहाँ पे जब लिंकेज होता है तब ऐसा नहीं होता है। दिस 50-50 रेशियो, है ना, ऑफ पेरेंटल एंड रिकॉम्बिनेंट टाइप्स डिफर इन दिस। डिफर कैसे होता है, जो पेरेंटल टाइप आपका होता है दैट बिकम्स मोर देन 50% एंड जो रिकॉम्बिनेंट टाइप होता है वो आपका लेस देन 50%, है ना। अब ये ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, है ना। यहाँ तक अच्छे से समझना, नहीं समझ आया फील फ्री टू आस्क मी फॉर एनी